नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, किसी भी राज्य या देश की राजनीति का अगर टेम्परेचर अगर मापना हो तो मुझे लगता है कि उस राज्य या देश की राजधानी सबसे बेहतर जगह है जहां से कि आपको सही तापमान मिल सकता है। जैसे आप अगर इतिहास पलट कर देखेंगे तो प्रायः भारत की राजधानी दिल्ली में जिसकी चुनाव में जीत हुई है प्रायः उसी की सरकार भी बनती रही है। वैसे ही अगर बंगाल के चुनाव परिणाम का अनुमान लगाना हो तो उसके लिए तापमान मापने का सबसे बेहतर जगह है कोलकाता। उसका कारण समझते हैं सबसे पहले, फिर बात करते हैं बंगाल चुनाव में कैसे कोलकाता फैक्टर को बीजेपी ने इस बार प्रभावित किया है, या कोलकाता फैक्टर जो लगातार हर चुनाव में ममता बनर्जी के फेवर में जाता रहा, उस कोलकाता फैक्टर को कैसे बीजेपी उसके पीछे इस बार लगी हुई है और काम किया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि राजधानी क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, क्यों बंगाल चुनाव में कोलकाता फैक्टर इतना महत्वपूर्ण है, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा बेहतर मुकाबला करती हुई दिख रही है। ठीक है, अंतिम परिणाम तो 23 मई से पहले आना है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बन रही उसके 2-3 लक्षण दिख रहे हैं बंगाल में। सबसे पहले आप देखिए कि इसी वर्ष बीजेपी ने समीक भट्टाचार्य को वहां पर अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। समीक भट्टाचार्य लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, ठीक है, और सक्रिय रहे। भले ही चुनाव अधिक जीता नहीं उन्होंने, जितनी अधिकतर चुनाव हारे हैं जो लड़े वो, लेकिन जीत और हार कई बार आपकी तकदीर पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो लड़ाई एक 1974 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में समीक भट्टाचार्य ने शुरुआत की थी, उस लड़ाई को अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब 2025 में समीक भट्टाचार्य बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष बने, जबकि चर्चा में उनका नाम नहीं था, तो उसके पीछे बीजेपी की रणनीति यह है, जिस कारण से मैं बता रहा हूं कि राजधानी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहले उसी पर चर्चा करते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है समीक भट्टाचार्य का मामला। अब देखिए, जैसे चाहे वो कोलकाता हो बंगाल की राजनीति में या दिल्ली हो भारत की राजनीति में, राजधानी एक ऐसी जगह होती है जहां पूरे राज्य से लोग आके बसे होते हैं। मतलब संख्या कम या अधिक जो भी हो, लेकिन आप अगर दिल्ली चले जाएंगे तो दिल्ली में भारत के जितने भी राज्य हैं, तमिलनाडु के भी लोग मिलेंगे, केरल के भी लोग मिलेंगे, आंध्र प्रदेश के लोग भी मिलेंगे, ठीक है, पंजाब के लोग भी मिलेंगे, हरियाणा के मिलेंगे, राजस्थान के मिलेंगे, बिहार के मिलेंगे, असम के मिलेंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे। मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, राष्ट्रीय राजधानी में पूरे देश के लोगों की आबादी कम या ज्यादा होती है वहां पर। वैसे ही कोलकाता चूंकि बंगाल की राजधानी है, तो पूरे बंगाल के, चाहे वो मिदनापुर हो, चाहे वो कूच बिहार हो, नहीं, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, राज्य के हर कोने के लोग वहां पर आपको कोलकाता में मिलेंगे। एक सबसे पहला। दूसरा फैक्टर क्या होता है राजधानी में, कि चूंकि राजधानी में कंपैरेटिवली समाज के इलीट वर्ग के लोग ज्यादा होते हैं। इलीट, और जिसे हम कह सकते हैं इलीट के साथ साथ जो मिडिल क्लास, जो MIG कह लीजिए, मीडियम इनकम ग्रुप। और ये जो इलीट है, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जिसे हम कहते हैं, ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, राजधानी में सरकारी कर्मचारी ज्यादा होंगे, ठीक है, ऐसा जो वर्ग है समाज का, जिसे आप निम्न मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग कह लीजिए, ये किसी भी राज्य में, चाहे केंद्र की राजनीति हो, पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करने में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं लोग। चूंकि आप देखेंगे HIG की संख्या कम है, चुनाव को उतना प्रभावित नहीं करते, ना मतदान में उतनी उनकी रुचि होती है। उनका तो
सबके साथ संबंध एक जैसा होता है, कोई भी आए सत्ता में उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है निम्न मध्य वर्ग और फिर उच्च मध्य वर्ग। तो इसीलिए पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार करने में इस वर्ग का बहुत बड़ा हाथ होता है। साथ ही जो इंटेलेक्चुअल और जो इलीट, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये सबसे अधिक पाए जाते हैं राजधानी में और बंगाल की राजनीति में, जिसे हम भद्रलोक कहते हैं। भद्रलोक मतलब पढ़े लिखे लोग। अगर हम उसकी शाब्दिक व्याख्या हिंदी में करें तो भद्रलोक मतलब पढ़े लिखे लोग, संस्कारी लोग। और भद्रलोक मतलब बंगाली कला संस्कृति से प्रभावित और उसको रिप्रेजेंट करने वाला वह वर्ग जो बंगाल में कॉफी हाउसेज में मिलेगा आपको, सिगरेट का कस लगाते हुए कहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, अखबार बंगाल की जीवन का एक लाइफलाइन है, अखबार पढ़ना बंगालियों का, साहित्य बंगला का। ठीक है, तो ये कला, साहित्य, संस्कृति प्रेमी बंगाली, ये सबसे बड़ा नैरेटिव बिल्डर हैं बंगाल की राजनीति में। याद कीजिए वह दौर जब वहां पर लगातार वामपंथी शासन हुआ करता था, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकारें हुआ करती थी। वहां पर जितने भी साहित्यकार, कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, सब के सब आपको पॉलिटिकली कम्युनिस्ट पार्टियों के हक में नैरेटिव बनाने का काम करते थे, जिसका कि पूरा प्रभाव पूरे बंगाल की राजनीति पर पड़ता था। वही काम 2011 में, उससे पहले नंदीग्राम और सिंगूर के मामले में उनका उसी वर्ग का मोह भंग होता है वामपंथी पार्टियों से, और उनका वामपंथी पार्टियों से मोह भंग होने का लाभ ममता बनर्जी को मिलता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2011 के चुनाव से पहले ऐसे जितने भी लोग थे, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, वो बंगाली भद्र लोग जो धोती कुर्ता पहनकर मुंह में पान लेकर रिक्शा पर चलने वाले, हाथ से खींचने वाले रिक्शा पर, ठीक है, वो जो क्लास है बंगाल का, जिनकी आबादी कम है लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डर है ये। ठीक है, तो ये वर्ग ऐसा है जो ममता बनर्जी के साथ आ गया जब 2011 में, तो ममता बनर्जी की सरकार बन गई। तो ऐसे वर्ग, ये वर्ग ऐसे हैं जो अब तक क्या था कि अब तक हिंदुत्व को हे दृष्टि से देखते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के, लेकिन फिर भी ये बंगाली भद्रलोक ने बीजेपी को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ जो एक प्रकार से जो एंटी इनकम्बेंसी है, ममता बनर्जी का जिस प्रकार से खुलेआम समर्थन अराजक तत्वों के साथ रहा, तो बिहार वाली थ्योरी, जैसे बिहार में क्या हुआ, बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव और लालू यादव के परिवार को जंगल राज का पोषक बताया, वैसे ही खराब कानून व्यवस्था का जिम्मेवार ममता बनर्जी हैं। ये चीजें ममता बनर्जी पर चस्पा करने में वहां भारतीय जनता पार्टी इस बार कामयाब होती हुई दिख रही है बंगाल के चुनाव में। और ये लाभ जो है बंगाली भद्रलोक को, ये चीजें समझ में आ रही है कि ममता बनर्जी भी अब अपनी सत्ता हस्तांतरित करने का लगभग मन बना चुकी है, उसी प्रकार से अभिषेक बनर्जी को, जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को सत्ता हस्तांतरित की। तीसरी बात है, बंगाल में आप देखेंगे हिंदी भाषी, कोलकाता विशेषकर जो बंगाल का शहरी इलाका है, कोलकाता, हावड़ा, दमदम, आसनसोल, कूच बिहार, मालदा, ऐसे जगहों पे हिंदी भाषी मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है। हिंदी भाषी मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है, और चूंकि हिंदी भाषी मतदाताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी अधिक कंफर्टेबल होती है, तो ये जो हिंदी भाषी मतदाता हैं, उनका नाम ममता बनर्जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के दौरान वहां मतदाता सूची से कटवाने का लगातार प्रयास किया है। अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें
जो 58 लाख जो बंगाल में मतदाताओं के नाम कटे हैं, उसमें सर्वाधिक संख्या किसकी है? हिंदी भाषियों की है। और वो कहां से कट रहा है? तो वही इलाका जो मैंने अभी बताया आपको, आसनसोल, हावड़ा, दमदम, ठीक है, कूच बिहार, दुर्गापुर, मतलब जो शहरी इलाका है जहां पर की हिंदी भाषी आबादी है। वहीं मुर्शिदाबाद, बसीरहाट जैसे जगहों पर जहां पर की मुसलमानों की आबादी अधिक है, वहां पर 5%, 6% मतदाताओं के नाम ही कटे हैं। तो ये जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, उस कारण से भी जो बंगाल का बौद्धिक वर्ग है, जो बुद्धिजीवी समाज है, उसे ममता बनर्जी की इसमें एक बड़ा खेल दिख रहा है और उस खेल को समझने में आसान बना दे रहा है बांग्लादेश का, वर्तमान में जो बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही है वो। ठीक, तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिन फैक्टर के कारण कोलकाता में एक एसआईआर का मुद्दा, दूसरा हिंदी भाषी एसआईआर के दौरान हिंदी भाषी मतदाताओं के नाम काटने का मामला, ठीक है, तीसरा ममता बनर्जी पर ऊपर खराब कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण का आरोप, उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी, परिवारवाद, ये सब ऐसे मामले निकल कर आए। साथ ही समीक भट्टाचार्य का खुद अध्यक्ष के रूप में कोलकाता से होना, ये सब ऐसे कारण हैं जिन कारणों से इस बार कोलकाता में विशेषकर जो शहरी इलाका है कोलकाता सहित और जो बंगाल के शहरी इलाके हैं, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी बंगाल की राजधानी में, ठीक है, वहां पर इस बार कांटे का मुकाबला आपको दिख रहा है और ये एक बड़ा संकेत बंगाल में हो सकता है। वैसे ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है, ये बात भी भारतीय जनता पार्टी को हर वक्त ध्यान में रखना होगा। ममता बनर्जी वो ताकत है बंगाल में जो किसी भी जीती हुई हारी हुई बाजी को भी पलटने की क्षमता रखती है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार अपनी तर्कस का हर वो तीर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। बंगाल के चुनाव में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें असम के अलावे बंगाल ही वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी खुद के लिए सबसे बड़ी संभावना देख रही है। अभी 5 महीने का समय बाकी है। प्रतिदिन हर पल बदलते हुए नजारे आपको दिखेंगे। हमारी नजर तो हर उस खबर पे बनी रहती है जो आपको राजनीतिक रूप से उसका विश्लेषण, जिसका जानने की इच्छा आपकी होती है, हम हर उस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।